Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT history chapter 6 new questions and ideas। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो आप वीडियो के एंड तक अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखकर समझना। आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ ये वीडियो समझना और देखना, आपका पूरा ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। अनाघा स्कूल ट्रिप, ये फर्स्ट टाइम था जब अनाघा एक स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। तो अनाघा पुणे से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ रही थी। तो स्टेशन पर उसकी मदर उसको छोड़ने आती है और वो टीचर को बताती है कि आपने अनाघा को और बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना और उन्हें सारनाथ भी ले जाना। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, ये बुद्धिज्म के फाउंडर हैं और इनका जन्म लगभग आज से 2500 ईयर्स पहले हुआ था। ये वही टाइम था जब लोगों की लाइफ में काफी चेंज आ रहा था। जैसा हमने चैप्टर 5 में देखा, कुछ किंग्स जो थे वो महाजनपदास के किंग बन गए थे और काफी पावरफुल हो गए थे। अब ये टाइम था जब सिटीज भी डेवलप हो रही थी और लाइफ चेंज हो रही थी। विलेजेस में भी काफी थिंकर्स थे जो कि सोसाइटी में इन चेंजेस को समझना चाह रहे थे, वो लाइफ का ट्रू मीनिंग भी जानना चाह रहे थे। तो द बुद्धा, बुद्ध एक स्मॉल गण से बिलोंग करते हैं जिसे शाक्य गण कहा जाता है और ये क्षत्रिय थे। जब भगवान बुद्ध यंग मैन थे, मतलब जवान थे, तभी इन्होंने अपने घर के सारे कंफर्ट्स को छोड़ दिया था ज्ञान की सर्च में, नॉलेज की सर्च में। काफी ईयर्स तक भगवान घूमे, काफी थिंकर्स के साथ मीटिंग्स भी रखी और डिस्कशंस भी किए उन्होंने। फाइनली भगवान बुद्ध ने अपना ही पाथ ऑफ रियलाइजेशन खोजा और मेडिटेट किया एक पीपल ट्री, बोध गया बिहार में जो है उधर एक पीपल ट्री के अंडर, और भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिल गई थी। उसके बाद ही भगवान बुद्ध को बुद्ध बुलाया गया। बुद्ध का मतलब होता है वाइज वन, समझदार। उसके बाद भगवान बुद्ध सारनाथ गए एनलाइटनमेंट के बाद, जो कि वाराणसी के नजदीक है, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन किया, मतलब पहली बार लोगों को समझाया। बाद में उसके बाद की सारी लाइफ भगवान बुद्ध ने बाय फुट ही ट्रेवल किया, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भगवान बुद्ध लोगों को टीच करते थे, जब तक वो कुशीनारा पे उन्होंने अपना देह नहीं त्याग दिया। भगवान बुद्ध ने अपना देह कुशीनारा पे त्यागा था। भगवान बुद्ध ने समझाया कि जो लाइफ है ना वो पूरी सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है, और इसका कारण है कि हम में क्रेविंग्स और डिजायर्स है बहुत ज्यादा, जिन्हें फुलफिल तो नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाने के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि हमें और चाहिए। भगवान ने इसे थर्स्ट या तन्हा कहकर बुलाया, और उन्होंने बताया कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है ना, इसे हटाने के लिए हमें मॉडरेशन हर चीज में फॉलो करनी चाहिए, हर चीज में मॉडरेशन रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये भी बताया कि हमें सभी दूसरी लाइफ फॉर्म्स जितनी भी है, एनिमल्स भी, उनकी तरफ भी काइंड रहना चाहिए और उनकी लाइफ को भी पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भगवान बुद्ध का मानना था कि जो हमारे कर्म है, रिजल्ट होता है उनका एक्शंस का, जिन्हें कर्म कहा जाता है, वो अच्छे हो या गंदे, वो हमारी लाइफ को, इस लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं और नेक्स्ट लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। बुद्ध भगवान प्राकृत भाषा में, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, उसमें अपने सरमन्स या मैसेजेस देते थे। ये एक स्तूपा है, स्तूपा ना, ये स्तूपा सारनाथ में बनाया हुआ है, द स्तूपा ऑफ सारनाथ। ये बिल्डिंग जो है इसलिए बनाई गई है ताकि थोड़ा सा यादगार रहे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला मैसेज इधर ही दिया था। स्तूपा, भगवान बुद्ध ने लोगों को खुद से थोड़ा सोचने के लिए भी एनकरेज किया, कि बजाय कि जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं उसको मान ले, बल्कि उसके बारे में खुद भी सोचकर उसके फिर फाइनली उसको एक्सेप्ट करे अगर उन्हें सही लगे तो। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है किस्सा गोतामी की। बुद्ध भगवान के बारे में एक फेमस स्टोरी है। एक समय पर एक विमेन थी जिनका नाम था किस्सा गोतामी। जब उनका बेटा मर जाता है, डेथ हो जाती है उनके बेटे की, तब वो रोते हुए पूरी सिटी में अपने बच्चे के साथ, अपने मतलब डेड चाइल्ड के साथ पूरी सिटी में घूमती है और सबसे कहती है हेल्प के लिए कि इस डेड चाइल्ड को प्लीज लाइफ वापस दे दी जाए, लाइफ दे दो इसको किसी भी तरह। तो एक काइंड मैन जो होता है वो किस्सा गोतामी को भगवान बुद्ध के पास ले जाता है। तो भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे ना कुछ मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, मतलब सरसों के बीज ला दो और मैं इस बच्चे को उसकी लाइफ वापस दे दूंगा। तो किसागोतामी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी भगवान बुद्ध जेंटली उन्हें रोककर एक बात और ऐड कर देते हैं कि जो आप सरसों के बीज लाओगे ना, सीड्स सिर्फ ऐसे घर से आए जहां पर आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो किसागोतामी हर दरवाजे पे जाके पूछती, जब लेकिन जब जहां भी किसा गोतामी जाती तो उनको पता लगता कि किसी के फादर की डेथ हुई थी कभी, तो किसी की मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, आंट, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी ना किसी की डेथ हर घर में हुई थी।
तो इस स्टोरी से हमें भगवान बुद्ध का पूरा जो टीचिंग्स थी काफी अच्छी तरह समझ आती है कि डेथ तो होती है सबकी। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओवर सेंचुरीज जो इंडिया की इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है ना ट्रुथ के लिए, उसे 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। ये जो 6 सिस्टम्स है फिलोसफी के, ये इन सेजेस ने ढूंढे थे। कोनार्ड, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी या व्यास और व्यास। ये जो फिलोसफीज है ना, ये आज भी कंट्री में स्कूल्स में समझाई जाती है। तो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे फ्राइडरिच मैक्स म्यूलर। इन्होंने इन 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी को थोड़ा पढ़ा और इन्होंने पाया कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना इसमें, इंडिविजुअल थिंकर्स की काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस है इनमें, जो जनरेशन के साथ इसमें और भी ऐड होता गया। आज बेशक हमें ये थोड़ी सी अलग अलग दिखती है 6 के 6 स्कूल्स की टीचिंग्स, लेकिन हम पाएंगे कि इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज भी है। ये सब एक सिमिलर बात सी ही बातें कन्वे करना चाह रही हैं। उपनिषद्स। अराउंड दिस टाइम जो काफी थिंकर्स थे ना, उन्होंने काफी फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने चाहे। कोई जानना चाहते थे कि लाइफ कैसी है डेथ के बाद, तो कोई जानना चाहते थे कि ये जो सेक्रीफाइसेस यज्ञ हवन होते हैं, इन सब का कारण क्या है, हम करते क्यों हैं इन्हें। काफी थिंकर्स जानना चाहते थे कि कुछ परमानेंट भी है क्या यूनिवर्स में, जो कि डेथ के बाद भी रहता हो। तो उन्होंने जो डेथ के बाद भी रहे, जो हमेशा परमानेंट है, जिसकी डेथ नहीं होती, उसे आत्मा बुलाया, आत्मन या फिर इंडिविजुअल सोल। इसे ही ब्रह्मन भी बुलाया जाता है, ये ब्रह्मन और यूनिवर्सल सोल। अल्टीमेटली वो इसी निष्कर्ष पे आए कि आत्मन और ब्रह्मन एक ही है, मतलब जिसकी डेथ नहीं होती, यूनिवर्सल सोल आत्मा कह लो या ब्रह्मन कह लो, एक ही है। काफी जो आइडियाज थे वो उपनिषद्स में रिकॉर्ड कर लिए गए। ये ना वैदिक टेक्स्ट का पार्ट्स होती है उपनिषद्स। उपनिषद्स का लिटरल मीनिंग ये होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग मुनियर, मतलब अप्रोच करके उस बात के नजदीक बैठ जाना, मतलब अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। और इनमें जो टेक्स्ट होते हैं वो जनरली टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन ही होती है, और आइडियाज को सिंपल डायलॉग्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया गया है। काफी जो उपनिषद्स थी, मोस्ट उनके थिंकर्स मैन होते थे, इस और मैन में भी स्पेशली ब्राह्मण्स और राजाज होते थे। ओकेजनली विमेन थिंकर्स भी है जिनका मेंशन आता है, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी, जो कि फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए और ये डिबेट्स में भी पार्ट करती थी। पुअर पीपल रेयरली पार्ट लेते थे डिस्कशन में, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि है सत्यकामा जबाला की। सत्यकामा जबाला ये एक स्लेव विमेन के बेटे थे जिनका नाम था जबाली। उनका काफी डिजायर था, डीप डिजायर था रियलिटी को जानने के लिए, ट्रुथ को जानने के लिए। और उन्हें एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतम था, उन्होंने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में सत्यकामा जबाला एक बेस्ट नोन थिंकर भी बने अपने टाइम के, जो काफी उपनिषद है बाद में डेवलप। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो ये जो उपनिषद थी, इनमें काफी डेवलपमेंट फेमस थिंकर शंकराचार्य ने भी की। द वाइज बैगर। देखो, एक डायलॉग मिलता है उपनिषद चंडोग्य उपनिषद में, जिसमें शौनाक और अभिप्रतिन दो सेजेस थे जो कि यूनिवर्सल सोल आत्मा या ब्रह्मन को वर्शिप करते थे। तो एक बार जब वो खाने के लिए बैठे तो एक बैगर उनके पास आकर कुछ खाना मांगने लगा। तो शौनाक कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं बचा सकते। तो बैगर उनसे काउंटर क्वेश्चन करके पूछता है, लर्न सर्स, आप किसको वर्शिप करते हो। तो अभिप्रतिन रिप्लाई करते हैं द यूनिवर्सल सोल को। तो बैगर बोलता है कि ओ, इसका मतलब यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल सोल, पूरे वर्ल्ड को यूनिवर्सल सोल ही भर रहे हैं। तो सेजिस कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो बैगर को। तो यूनिवर्सल सोल अगर पूरे वर्ल्ड में है तो इसका मतलब मुझ में भी है। तो मैं कौन हूँ, मैं भी तो वर्ल्ड का पार्ट ही हूँ, ऐसा बैगर कहते हैं। तो ब्राह्मण्स कहते हैं कि आप सही कह रहे हो। तो बैगर कहते हैं अगर मुझ में भी यूनिवर्सल सोल है तो ओ सेजिस, आप मुझे खाने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल को ही खाना डिनाई कर रहे हो। तो सेजिस को ये बात समझ आ जाती है बैगर की, और वो शेयर करते हैं अपने फूड को बैगर के साथ। इस तरह काफी डीप नॉलेज मिलती है इंडियन टेक्स्ट में, पुराने टेक्स्ट में अपने। पाणिनि द ग्रामेरियन। देखिए, इस टाइम पर काफी स्कॉलर्स अपना काम कर रहे थे, तो एक बहुत फेमस स्कॉलर हुए पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत के ग्रामर को प्रिपेयर किया।
उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और बाद में उनका यूज करके काफी फॉर्मूलेस भी बनाए अलजेब्रा के। उन्होंने उसे रूल्स की तरह लिख दिया, मतलब रूल्स की तरह लिख दिया, शॉर्ट लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्मूले की तरह रूल्स की तरह लिख दिया, और इस तरह से लगभग उन्होंने 3000 शॉर्ट फॉर्मूले दिए हैं। अब आप जैनिज्म के बारे में थोड़ा पढ़े तो जैनिज्म के दो जैनास के जो लास्ट तीर्थंकर हुए ना, लास्ट तीर्थंकर जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर लास्ट तीर्थंकर थे वर्तमान महावीरा। तो भगवान महावीर का जन्म लगभग आज से 2500 ईयर्स पहले हुआ था। भगवान महावीर जो हमने प्रीवियस चैप्टर में वज्जी संघ पढ़ा है ना, उसमें ये ग्रुप था लिच्छवीज, उनके क्षत्रिय प्रिंस थे। भगवान महावीर ने लगभग 30 की एज पे, एट द एज ऑफ 30 भगवान महावीर ने अपना घर छोड़ दिया था और वो फॉरेस्ट की तरफ चले गए थे। 12 ईयर्स तक भगवान ने काफी हार्ड और लोनली लाइफ जी थी, जिसके बाद भगवान को एनलाइटनमेंट मिल गया था। भगवान महावीर ने एक सिंपल डॉक्ट्राइन बताया है कि मैन एंड वुमेन जिन्हें भी ट्रुथ के बारे में जानना है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी ह्यूमन लिविंग बीइंग को हर्ट या किल नहीं करना। भगवान महावीर के अकॉर्डिंग सभी जीव जीना चाहते हैं और सबको अपनी लाइफ प्यारी है। ऑर्डिनरी पीपल को भगवान महावीर की वाणी समझ में आ जाती थी, क्योंकि भगवान प्राकृत में अपना उपदेश देते थे। प्राकृत की भी कई फॉर्म्स होती थी जो कि कंट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में यूज की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी, मगध किंगडम में, उसको मागधी कहा जाता था। भगवान महावीर के फॉलोअर्स को जैनास कहा गया, जो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, अपने फूड को बैग करते थे, मतलब बैगिंग से अपना फूड इकट्ठा करते थे। भगवान महावीर के फॉलोअर्स को एकदम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ता था, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और बिल्कुल भी चोरी तो करनी ही नहीं है। और साथ ही उन्हें सेलिबेसी भी ऑब्जर्व करनी पड़ती थी, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन पूरा कठोरता के साथ भगवान महावीर के फॉलोअर करते थे। और मैन को मैन को सब कुछ त्यागना पड़ता था, अपने क्लोथ्स तक त्यागने पड़ते ही थे। तो काफी मैन और वुमेन के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने काफी मुश्किल थे। हजारों लोगों ने भगवान महावीर से लर्निंग लेने के लिए और समझने के लिए अपनी लाइफ को इस नए वे में ढाल लिया था। और काफी लोग घरों में भी रहते थे जो कि मंक्स और नन्स को सपोर्ट करते थे, उन्हें खाना देकर उन्हें पूजते थे। जैनिज्म को ज्यादातर ट्रेडर्स लोग सपोर्ट करते थे। फार्मर्स जिन्हें अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए इंसेक्ट्स मारने पड़ते थे, तो उन्हें जैनिज्म के रूल्स को फॉलो करना काफी मुश्किल लगा। तो लगभग इस तरह सैकड़ों सालों में जैनिज्म नॉर्थ इंडिया और गुजरात के काफी पार्ट्स में फैल गया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में। भगवान महावीर की टीचिंग्स ओरली कई सेंचुरीज तक इसी तरह चलती रही। बाद में उन्हें लिख लिया गया, जो आज भी वल्लभी गुजरात में जो है उधर संभाली हुई है। लगभग 1500 ईयर्स पुरानी बात है ये जब लिखा गया था। जैना, ये जो वर्ड जैना है, ये आया है वर्ड जिना से। जिना का मतलब होता है कॉन्करर, जिन्होंने कॉन्कर कर लिया अपने आप को। तो भगवान महावीर भी एक जिना ही थे। द संघा, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों को ऐसा फील हुआ कि हमें कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा ट्रू नॉलेज गेन करने के लिए। तो उन्होंने जो इन्होंने घर छोड़ा ना, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करे और उन्हें साथ रखने के लिए संघ का निर्माण किया। तो जो बुद्धिस्ट के रूल थे वो तो लिख दिए गए एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो कि है विनाया पिता का। फ्रॉम दिस, यहाँ पर इसके साथ ही जब संघ बना तो इसमें सेपरेट ब्रांचेस थी मैन एंड वुमेन के लिए, और सभी मैन संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन चिल्ड्रन को ज्वाइन करने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। स्लेव्स को अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो किंग्स के लिए काम करते थे उन्हें किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो डेप्टर्स थे, मतलब जिन पे कर्ज था, तो कर्ज देने वाले से परमिशन लेनी पड़ती थी। वुमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए, भगवान बुद्ध का आदेश फॉलो करने के लिए। इस तरह से संघ में रहकर मैन एंड वुमेन जो संघ को ज्वाइन कर लेते थे, उन्हें काफी सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। वे मेडिटेट करते थे काफी लंबे लंबे समय तक, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेट ही करते थे। और सिटीज और विलेजेस में वो फूड मांगने जाते थे, फूड के लिए बैक करने जाते थे। इसीलिए उन्हें भिक्खूस भी कहा जाता था। भिक्खूस एक प्राकृत भाषा का शब्द है। रिनाउंसर्स के लिए, मतलब त्याग करने वालों को भिक्खूस कहा जाता था। और भिक्खूस इसी तरह भिक्खुनीस भी कहा जाता था लेडीज को। भिक्खूस और भिक्खुनीज एक दूसरे को हेल्प भी करते थे, पढ़ाते भी थे, मीटिंग्स भी करते थे।
ताकि कोई भी बात हो संघ की उसे सेटल कर लिया जाए। अ, संघ को ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसन, स्लेव्स सब ज्वाइन करते थे। और मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, उनने उनमें से बहुत सारों ने भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को भी लिखा। और कई टीचिंग्स कंपोज्ड है ब्यूटीफुल पोएम्स के फॉर्म में, जिनमें डिस्क्राइब किया गया है संघ की लाइफ को, संघ में उनकी लाइफ कैसी थी। विहारास, देखिए जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के जो मॉन्क्स होते थे, जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये प्लेस टू प्लेस जाते रहते थे थ्रू आउट द ईयर लोगों को समझाने के लिए, मतलब मूव करते रहते थे। तो एक समय था जब वो एक ही जगह पर स्टे करते थे क्योंकि बहुत ज्यादा रेन होती थी। तो रेन के कारण ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, चातुर्मास का टाइम जिसे आज भी कहते हैं, रेनी सीजन में ट्रैवल नहीं हो पाता था। तो उनके सपोर्टर्स ने उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए थे गार्डन्स में, या फिर वो नेचुरल केव्स में ही रह लेते, हिली एरिया रह लेते थे, हिली एरियाज में। जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये हिल्स में एक केव बनाई हुई है। ये केव कार्ले में है, जो कि महाराष्ट्र में आज प्रेजेंट डे में भिक्खुज और भिक्खुनीज इधर रहकर मेडिटेट करते थे इन शेल्टर्स में। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो भिक्खुज और भिक्खुनीज के फॉलोअर्स और उनको भी ऐसा फील हुआ कि ना उन्हें परमानेंट शेल्टर्स और थोड़ी ज्यादा मोनेस्ट्रीज की जरूरत है। तो उन्होंने इन्हें बनाया भी, जिन्हें विहारास कहा गया, विहारास। तो जो अर्लीस्ट विहारास है ना, वो बनते थे वुड या वुड से, उसके बाद ब्रिक से बनने लगे। और सम वर इवन इन केव्स दैट वर डिग आउट इन हिल्स, इनमें से काफी जो है वो तो केव्स में भी है, जो कि हिल्स को डिग करके केव्स बनाई गई है। स्पेशली इस तरह के केव्स देखने को मिलते हैं वेस्टर्न इंडिया में। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताता है कि जैसे एक नदी का पानी अपनी आइडेंटिटी और सेपरेटनेस से थोड़ा अलग हो जाता है जब वो एक ओशन में मिल जाता है, तब वो एक ओशन का ही पार्ट बन जाता है। इसी तरह से जो भी भगवान बुद्ध के संघ को ज्वाइन करेगा, तो वो किसी भी वर्ण या किसी भी रैंक से हो या कैसी भी फैमिली से हो, अब वो भगवान बुद्ध के संघ का पार्ट बन चुका है। अब वो अपनी वर्ण या रैंक या फैमिली की आइडेंटिटी नहीं रखता। वेरी ऑफन जो लैंड होता था ना बिहार का, उसे कोई रिच मर्चेंट या फिर लैंड ओनर डोनेट कर देता था, या किंग भी डोनेट कर देते थे। लोकल पीपल जो होते थे वो गिफ्ट्स लाते थे, फूड, क्लोथ या मेडिसिन जैसे गिफ्ट्स लाते थे भिक्खुज और भिक्खुनीज की तरह। इसी के रिटर्न में दे टॉट द पीपल, भिक्खुज और भिक्खुनीज लोगों को भगवान बुद्ध का या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन्स देते थे। सेंचुरीज के साथ बुद्धिज्म सब कॉन्टिनेंट में काफी स्प्रेड हुआ, सब कॉन्टिनेंट के काफी पार्ट में, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी बुद्धिज्म का काफी स्प्रेड हुआ। एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का एक डेवलप हो गया जिसे कहा जाता है महायाना बुद्धिज्म। इसमें ना दो डिस्टिंक्ट फीचर्स है। जैसे पहले भगवान बुद्ध की जो प्रेजेंस थी ना, वो स्कल्पचर्स में दिखाई गई थी, कुछ साइंस साइंस का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल भगवान बुद्ध की जो एनलाइटनमेंट है उसे एक पीपल ट्री पे बने एक स्कल्पचर से दिखाया गया है। लेकिन अब महायाना बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध के स्टैचू बनने लगे, भगवान बुद्ध के स्टैचू बनने लगे। और इनमें से काफी स्टैचू मथुरा में बनते थे, तो कई बनते थे तक्षशिला में। और जो सेकंड चेंज है वो है बोधिसत्व के बिलीफ्स में। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जिन्हें एनलाइटनमेंट मिल गई है, और एक बार इन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाती थी तो वो एक कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब बिल्कुल अकेला रहते थे और शांति से मेडिटेट ही करते रहते थे। और अब जो महायाना बुद्धिज्म में चेंज आया है वो ये है कि अब वो वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब लोगों को बोधिसत्व के बात टीच करते हैं और दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, बजाय कि वो आइसोलेट होकर मेडिटेट करते रहे। बोधिसत्व की पूजा बहुत पॉपुलर होने लगी और सेंट्रल एशिया, चाइना और उसके बाद कोरिया और जापान में ये फैलने लगी। बुद्धिज्म वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में बहुत फैला, और डजन्स ऑफ केव्स इस तरह से बनाई गई थी जहां पर भिक्खुज रह सके। बुद्धिज्म ईस्ट की तरफ भी फैला, साउथ ईस्ट की तरफ, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे पार्ट्स में, जिसमें इंडोनेशिया भी इंक्लूडेड है, उधर भी बहुत स्प्रेड हुआ है बुद्धिज्म। जो ओल्डर फॉर्म था ना बुद्धिज्म का, उसे थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहा गया, जो कि इन एरियाज में काफी पॉपुलर था। देखो स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम्स, आश्रम का मतलब ही होता है स्टेज ऑफ लाइफ। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एक्सपेक्ट किया जाता था वो लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जिए अर्ली ईयर्स में और वेदों को पढ़े, इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। और जब वो शादी करके अपनी हाउस होल्डर की तरह लाइफ जीते थे, इसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। और उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो फॉरेस्ट में रहकर मेडिटेट करे, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहा गया।
फाइनली वो सब कुछ गिव अप करके सन्यासी बन जाते थे। इसे सन्यास आश्रम कहा गया। तो सन्यास आश्रम, ये आश्रम का सिस्टम और संघ का सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें एजेस के हिसाब से डिवीजन है ना, इधर ऐसा नहीं है। संघ में कोई भी एज का ज्वाइन कर लेता है। और ये आश्रम का स्टेज हर एक को ना कुछ टाइम दे देते हैं मेडिटेशन के लिए, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स वो मैन और वुमेन होते हैं जो कि जर्नीज करते हैं होली प्लेसेस की, ताकि वो उधर जाके वर्शिप कर सके। तो इनमें से काफी बेस्ट नोन पिलग्रिम्स है जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जैसे फाजियान, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में आज से 1600 ईयर्स पहले आए थे, 1600 ईयर्स पहले। उसके बाद है स्वानजैंग। स्वानजैंग करीब 1400 ईयर्स पहले आए थे। और आई किंग जो कि स्वानजैंग के करीब 50 साल बाद ही आए। ये सब आए थे उन प्लेसेस और मोनास्ट्रीज को विजिट करने के लिए जहाँ भगवान बुद्ध जिए हैं। और कुछ फेमस मोनास्ट्रीज को भी विजिट करने आए थे, भगवान बुद्ध की लाइफ से जुड़े प्लेसेस को भी। और हर एक जो पिलग्रिम है उन्होंने कुछ अकाउंट अपनी जर्नी का छोड़ा है। पता लगता है उनकी जर्नी से काफी कुछ। जैसे उन्होंने लिख दिया है जो भी उनको ट्रैवल करने में डेंजर्स उन्हें मिले, जो उन्होंने लिखा है अपने टेक्स्ट में। कई साल लग गए थे उन्हें इसी तरह ट्रैवल करने में। हर एक पिलग्रिम ने अपनी जर्नी का इस तरह से पार्ट छोड़ा जो कि उन्हें डेंजर्स मिले थे अपने ट्रैवल करने में, जिन्हें सालों लग गए थे। कंट्रीज और मोनास्ट्रीज जो भी उन्होंने घूमी वो सब बुक्स में उन्होंने लिखा और अपने साथ ही ले गए थे। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग। ज़्वानज़ैंग और जो दूसरे पिलग्रिम्स थे उन्होंने अपना समय नालंदा में भी बिताया पढ़ने के लिए। नालंदा बिहार में लाया करता है। उस समय की ये बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। वो उसको डिस्क्राइब करते हुए ऐसा बताते हैं कि ये जो नालंदा के टीचर्स होते थे ना, ये हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट के मेन थे। और ये भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते थे। मोनास्ट्री के रूल जो थे ना बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और सबको फॉलो करने पड़ते थे। डिस्कशन पूरे दिन चलता था और ओल्ड और यंग पीपल म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। मतलब लर्न मैन जो होते थे ना अलग अलग सिटीज से नालंदा में आते थे यूनिवर्सिटी मोनास्ट्री में अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। जो गेट कीपर था वो एंट्रेंस को, जो भी एंट्री करना चाहते हैं ना मोनास्ट्री में, उन सब नए एंट्रेंस से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता था। और बताते हैं कि हर 10 क्वेश्चंस में से, मतलब हर 10 लोगों में से सिर्फ 7 या 8 तो आंसर ही नहीं कर पाते थे। लगभग 2-3 ही इस तरह से आंसर कर पाते थे 10 में से, और उनको एंट्री मिल जाती थी। जो आंसर नहीं कर पाए उन्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी इसमें नॉलेज थी इस चैप्टर में, हमारे इंडिया के बारे में भी। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने सुना, आपको समझ भी बहुत अच्छी तरह आया होगा। इसी तरह सिमिलर वे में हिस्ट्री 6th की और ज्योग्राफी 6th की पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, आप इसको भी देख लेना। आपका पूरा एकदम सिलेबस एकदम कवर्ड हो जाएगा। सिविक्स की भी बनाऊंगा कुछ टाइम बाद। थैंक यू।